सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो। और आज है संडे, और संडे का मतलब क्या है ये तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे। तो चलो फिर तुम्हारी और मेरी फेवरेट सीरीज को शुरू करते हैं। बट उससे पहले गाइस, थोड़ा सा कहानी में अब तक क्या हुआ है इसके बारे में जान लेते हैं। सो होमीज, अब तक की कहानी में हुआ ये कि अपना वांग लिन यहाँ पे शेंग एंग हू को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर देता है, यहाँ तक कि वो अपने दाओ सोल का कुछ पार्ट भी वांग लिन को दे देता है। अब इसके बाद वांग लिन को यहाँ पर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल में होने वाले उस कॉम्पिटिशन का भी पता चलता है। साथ ही यहाँ पर ये भी कि आने वाले 30 साल के अंदर थंडर सेलेस्टियल टेम्पल ओपन होने वाला है। बस फिर क्या, वांग लिन इस काम में लग जाता है, जो कि ये है कि उसे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल जाने से पहले एक थंडर कल्ड्रन को गैदर करना होगा। बस फिर क्या, वांग लिन को पता है कि उसे कहाँ जाना है। अब यहाँ पे गाइस, यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पे वांग लिन अपने सिल्वर हॉर्न बीस्ट के ऊपर सवार होकर यहाँ से दूर निकल जाता है, यानी कि ऑल हेवन का जो साउथर्न डोमेन है उसकी ओर। गाइस, तुम लोगों को रेनेगेड इमोर्टल के स्पेशली ऑल हेवन वाला जो आर्क है ना, इसमें साउथर्न डोमेन, नॉर्दर्न डोमेन और ईस्ट वेस्ट, ये जो डोमेन्स है ना, जिनके बारे में अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो, तो अगर तुम लोग कहो तो मैं एक सेपरेट वीडियो ला सकती हूँ, जिसमें मैं पूरे ऑल हेवन आर्क के जो पूरा मैप है और स्पेशली कहाँ पर कौन सी फैमिली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको पूरा डिटेल में बता सकती हूँ। तो अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट में इसके बारे में जरूर बताना, क्योंकि आने वाली जो रेनेगेड इमोर्टल की जो दी मोस्ट पॉपुलर मूवी होने वाली है, तो ये मूवी पूरा का पूरा ऑल हेवन आर्क के ऊपर ही बेस्ड है, यानी कि थंडर सेलेस्टियल रियलम आर्क जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से इसकी कहानी जुड़ी है। लेकिन ये जो अपना ऑल हेवन है ना, ये असल में थंडर सेलेस्टियल रियलम के अंडर में आता है, तो कहानी बहुत डीप हो जाएगी। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं एक डिटेल वीडियो ला दूंगी, तो कमेंट में दबा के ये जरूर लिखना। अब यहाँ पे वांग लिन जो कि साउथर्न डोमेन की तरफ पहुंच तो चुका था, लेकिन वो यहाँ पे मैप में जब देखता है ना, तो पाता है कि यहाँ पर मतलब आधे से ज्यादा जितनी जगह है ना, वो पूरी तरीके से अबैंडन कर दी गई है। यहाँ पर मोस्टली जो प्लैनेट्स है उन पे कोई भी नहीं रहता, मतलब सुनसान इलाका है, जहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत कम है, जिसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी कल्टीवेटर तो नहीं रह सकता, जिसके लिए ये जगह मोटर्स के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है। साथ ही लो लेवल के जो कल्टीवेटर फैमिलीज हैं वो भी यहाँ पे रह सकती हैं। अब वांग लिन को छिपने के लिए एक बेहतरीन जगह मिल चुकी थी। वांग लिन यहाँ पे तेजी से अब एक प्लेनेट को चूज करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जानता है कि थंडर सेलेस्टियल रियलम ओपन होने में अभी थोड़ा वक्त है, ऑलमोस्ट 20 साल के आसपास, और इस दौरान मुझे 2 काम हर हाल में करने होंगे। पहला ये कि जो मैंने उस गेट के अंदर से 3rd स्टेप की ऑरा फील की थी, जो कुछ भी मैंने उसे फील किया था, उससे मुझे मेरी डिवाइन एबिलिटीज को और अच्छे से एडजस्ट करना होगा। जितना जल्दी हो सके मुझे इन सारी चीजों को समझना होगा। और दूसरा, मुझे मेरे अंडरवर्ल्ड रिवर के लिए काफी अमाउंट में रिसेंटमेंट चाहिए, यानी कि कह सकते हो गुस्सा, नफरत, ये सारी चीजें चाहिए। अब ये गाइस क्या है ये तुम्हें आगे पता चलेगा। बस इतना जान लो कि वांग लिन का अंडरवर्ल्ड रिवर जब रिसेंटमेंट ऑरा को फील करेगा ना, तो भाई इसका लेवल ऐसे लेवल अप होगा। और ये कोई ऐसी बकवास नहीं चल रही है, इससे बहुत सी चीजें लिंक्ड है। अब ये 2 चीजें ना वांग लिन को हर हाल में चाहिए, स्पेशली जो उसकी रिसेंटमेंट ऑरा है ना अंडरवर्ल्ड रिवर के लिए, वो तो उसे हर हाल में पाना ही होगा। गाइस, इतने दिनों बाद फाइनली ग्रैंडपा शू यानी कि शू लेग्यू वो यहाँ पे जाग जाता है, और यहाँ उसकी आवाज सुनकर वांग लिन भी देखने लगता है कि आखिर ये इतना खुश क्यों है। तभी शू लेग्यू कहने लगता है कि कमबख्त, तुम आखिर होते कौन हो? हाँ, ये मामूली सा स्वॉर्ड इंटेंट मुझे कौन करेगा? मैं तुम्हारा ग्रैंडपा ज़ू हूँ, समझे? आज के बाद कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा, कोई मुझ पे दादागिरी नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैं एक ट्रू स्वॉर्ड स्पिरिट बन चुका हूँ, समझे लिटिल लिन? हाँ, मैं तुझसे ही कह रहा हूँ। ऐसे घूर क्या रहा है देवदास का बच्चा? जब देखो तब बस यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तेरी जिंदगी में तो कुछ है ही नहीं, ना लड़कियों के पास जाता है, ना लड़कियों के पास भटकने देता है, साथ में मुझे भी देवदास बना रहा है। और एक बात बता, आखिर तूने अब तक लॉर्ड ज़ू को आजाद क्यों नहीं किया? ये फरमान है मेरा, आजाद कर मुझे। अब ये देखकर वांग लिन एक हल्का सा फिंगर अटैक डिवाइन सेंस के जरिए से करता है, जिससे ज़ू लेग्यू वही ढेर हो जाता है, और भाई रिस्ट्रिक्शन से वांग लिन इसे बांध देता है, जो देखकर वो कहता है कि नहीं, मैं इसे दबने नहीं वाला। तुम लॉर्ड ज़ू की बात का दबा नहीं सकते, समझ रहे हो? ये खत्म नहीं हुआ अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। हाँ, लेकिन वांग लिन इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब गाइस, तुम में से ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि यार वांग लिन उड़ क्यों नहीं रहा? जब से इसके पास ये जो बीस्ट आया है ना, इसका ये जो सिल्वर हॉर्न बीस्ट, तब से ये बस इसी की सवारी करे। वो इसलिए वांग लिन मेरी तरह आलसी नहीं है, बल्कि उसके पास दिमाग है। पहली बात तो ये कि एक सिल्वर हॉर्न बीस्ट की ऑरा चारों ओर फैलती है। पहली बात तो ये कि इसके ऑरा से ही आधे लोग तो उसके पास ही नहीं आएंगे। दूसरा ये कि जब तक उसके पास ये बीस्ट है, तो यहाँ पे हर कोई उसे एक मैसेंजर समझेगा। तीसरा, उसकी सवारी उसकी मर्जी यार, वो चाहे इसकी सवारी करे या ना करे, तुम्हें उससे क्या? वांग लिन यहाँ पे जब एक प्लेनेट को देखता है ना, इसकी ऑरा उसे सुजाकू से फेमिलियर लगती है। साथ ही यहाँ पर काफी सारे मॉर्टल फैमिलीज मौजूद थे, और वांग लिन को सुजाकू प्लेनेट की याद आ जाती है। और वांग लिन पलक झपकते ही देख लेता है कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है ना, वो असल में नैनसन सोल पे है, यानी कि कोई एक सिंगल पर्सन भी सोल फॉर्मेशन पे नहीं पहुंचा। अब यहाँ पे वांग लिन देख पाता है कि जो ज्यादातर कल्टीवेटर्स हैं वो मॉर्टल फैमिलीज के ऊपर भी निर्भर है, विच मीन्स कि ये वांग लिन के लिए बहुत ही अच्छी सूटेबल जगह है, क्योंकि यार कल्टीवेटर्स यहाँ पे ना के बराबर है। अब वांग लिन यहाँ पे जाकर ना एक जगह पे बस जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एक बाप और बेटे को देख पाते हैं, जहाँ उसका बाप जो कि जांग फैमिली का हेड है, वो यहाँ पर एक माउंटेन की ओर जा रहा था। अब यहाँ उसका बेटा उसे सहारा देते हुए उसे संभाल रहा था, लेकिन उसका फादर कहता है कि तुम्हारा पिता होने के नाते मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और ना ही जांग फैमिली के हेड होने के नाते मेरे पास ज्यादा वक्त है कुछ भी करने को या बताने को। लेकिन जैसे हर जांग फैमिली के हेड को इस माउंटेन के पीक पर जाना ही पड़ता है, वैसे ही आज मेरी भी बारी है। यहाँ
पे ये बंदा जिसका नाम जांग जिनहाई है और इसका बेटा जिसका नाम जांग यान है, ये दोनों स्लोली माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे। और जहाँ पे बेसिकली जो जांग फैमिली के जो हेड होते हैं ना, वो अपने अंतिम वक्त यहीं पे गुजारा करते हैं, बस बैठकर अपने अंतिम दिनों में मौत का इंतजार करना, जिसके बाद ये लोग वॉइड में पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। और ये इनका एंसेस्ट्रल लॉ है। अब जांग जिनहाई जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो अपनी फैमिली और अपने पूरे के पूरे जो ये नेशन है इसकी तरफ मुड़ के देखता है और कहने लगता है कि मैं जांग जिनहाई, मैंने अपनी फैमिली को सेंचुरीज तक लीड किया और मॉडल फैमिलीज के होने के बावजूद भी जो जांग फैमिली है वो इस प्लेनेट पर सबसे ग्रेटेस्ट फैमिली में से एक है। और मैं अकेला नहीं हूँ जिसने की अपनी फैमिली के लिए मेहनत की, बल्कि मुझसे पहले भी जितने भी सीनियर्स रहे हैं उन्होंने भी जांग फैमिली के लिए दिन रात एक करके जांग फैमिली के लिए सब कुछ किया है, जिसके चलते आज वो अपने इस मुकाम पे है। अब यहाँ पे वो अफसोस करता है और कहने लगता है कि मैं मेरी फैमिली और मेरे जांग फैमिली के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, पर हेवन ने मुझे ज्यादा जिंदगी नहीं दी और अब फाइनली मैं अपने आखिरी दिनों में पहुंच ही गया। काश मुझे एक और मौका मिलता और मैं नैनसन सोल से आगे ब्रेक थ्रू कर पाता। काश मैं यहीं पे अटक के ना रह जाता, काश मैं सोल फॉर्मेशन में पहुंच जाता। अब यहाँ पे ये देखकर उसके बेटे को ना उसका रिग्रेट देखा नहीं जाता, उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब ये लोग चलते चलते ये जो माउंटेन है जिसका नाम हैंगयोन है उसके पीक पर जाने लगते हैं। तभी यहाँ पे वांग लिन उसी माउंटेन पीक पे लैंड करता है। उसका डिवाइन सेंस हल्का सा चारों ओर फैल जाता है, जिसे फील करते साथ ही यहाँ पे जांग जिनहाई काफी ज्यादा शॉक्ड था। अब जैसे ही वो इस बंदे को देखता है ना, तो ये अपने डिवाइन सेंस को फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका डिवाइन सेंस तो वांग लिन के आर पार हो जाता है और वो समझ आता है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो है ही नहीं। और वो यहाँ पे डर के मारे लड़खड़ा जाता है और कहने लगता है कि आखिर इसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। अब अपने फादर को इतना ज्यादा डरता हुआ देखकर जांग यांग को कुछ भी समझ नहीं आता। अब वांग लिन यहाँ इस माउंटेन पीक के ऊपर सवार होकर कहने लगता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अफसोस की बात है तुम लोग इतने खूबसूरत से माउंटेन पीक पे आकर बस अपनी मौत का इंतजार करते हो। ये जगह पूरी तरीके से डेथ ऑरा से भर चुकी है। अब ये कहते हुए वांग लिन यहाँ पे थोड़ी लाइफ ऑरा को ना चारों तरफ एक्सपेंड कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से ये बंदा समझ आता है कि नहीं, मैंने जो सोचा वो सही है। अब तभी वो वांग लिन के पास जाकर उसके सामने झुकते हुए खुद को जूनियर बताते हुए रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि जूनियर आपको ग्रीट करता है। मैं जांग जिनहाई माफी चाहता है कि उसने आपको पहचानने में इतनी देर लगा दी, लेकिन सीनियर अगर आपको हैंगयोन पीक इतना अच्छा लग रहा है तो आप इसे रख सकते हैं, ये सब कुछ आपका है, आपसे ही बिलोंग करता है। अब उसके फादर को देखा देख उसका बेटा भी उसके सामने जाके झुक जाता है और वांग लिन पलटता है। वांग लिन को कहीं ना कहीं ये चीज इसकी अच्छी लगती है कि बस एक बार में उसे कोई चीज पसंद आई और उसने दे दिया। अब वांग लिन अपने डिवाइन सेंस देखता है और पाता है कि ये बंदा बहुत ही जल्द मरने वाला है, तो वो उसे कहने लगता है कि मैं अपनी पावर के दम पर तुम्हारी मौत को टाल नहीं सकता। जिस पे जांग जिनहाई से काफी रिस्पेक्टफुल वे में कहता है कि सीनियर आपको गलतफहमी हुई है, मुझे मेरी किस्मत का पता है, मैं बस अपनी मौत से पहले एक इमॉर्टल को देख पा रहा हूँ, आप जैसे एक सीनियर को देख पा रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। और आपकी डिवाइन एबिलिटी को देखने के बाद सच में ये बहुत बड़ा फॉर्चून है कि मेरे जैसा एक मामूली इंसान इस चीज को देख पाया और अब मैं सुकून के साथ बिना रिग्रेट के मर सकता हूँ। और हाँ सीनियर, सिर्फ ये माउंटेन नहीं बल्कि इसके आसपास की जगह, इवन के पूरा का पूरा ये जो प्लेनेट किंगलिन है ये आपका है, आपसे बिलोंग करता है। वांग लिन ये सुनकर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए हेवन को डिफाइन नहीं कर सकता, ना ही तुम्हारी किस्मत को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी तुम खो चुके हो मैं उन्हें कलेक्ट करके तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को थोड़ा बढ़ा सकता हूँ, जिससे तुम्हारी लाइफ स्पैन 10 साल तक के लिए बढ़ जाएगी और तुम 10 साल और ज्यादा जी पाओगे। ये सुनकर जिनहाई को अपने कानों पे यकीन नहीं होता, लेकिन वांग लिन यहाँ पे एक डिवाइन स्पेल का यूज करता है, जैसे कि वांग लिन ने तब समझा था जब वो गेट ओपन हुआ था जिसके अंदर से उसे थर्ड स्टेप का हल्का सा रास्ता नजर आया था। वांग लिन को यहाँ पे एक चीज बुरी भी लगती है कि काश ये स्पेल इसके पास पहले एग्जिस्ट करती तो शायद वानिया राज इसके साथ होती। अब यहाँ पे जो जांग जिनहाई है ना, इसके अंदर से जो डेथ ऑरा है वो धीरे धीरे हटने लगती है, वापस से लाइफ ऑरा बढ़ने लगती है, जिसके चलते इसे अपनी बॉडी में भी काफी ताकत फील होती है। अब यहाँ पे अपने फादर को सही सलामत देकर उसका बेटा और बाप दोनों वांग लिन के सामने झुक जाते हैं। अब यहाँ पे जिनहाई तो वांग लिन का शुक्रिया अदा करते नहीं थकता और कहता है कि जब तक जांग फैमिली यहाँ मौजूद है आपके हर एक कमांड को हम सभी लोग बिल्कुल दिलो जान से फॉलो करेंगे, आप बस हुक्म कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, आप बस हुक्म कीजिए, हम आपके लिए 10,000 मौत भी मर सकते हैं, आप जैसे सीनियर का हमारे साथ होना हमारे लिए बहुत बड़ा फॉर्चून है। अब वांग लिन उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो 10 साल दिए है ना, मैं चाहता हूँ कि इन 10 सालों में तुम यहाँ जितने भी मॉर्टल्स हैं उनके अंदर मरने से पहले जो रिसेंटमेंट पैदा होती है तुम उसे कलेक्ट करो, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा बेहतर होगा। ये कहते हुए उसके आसपास से जो रिसेंटमेंट पैदा होती है वांग लिन इसे अब्सॉर्ब कर लेता है। साथ ही वो बताने लगता है कि अगर तुम लोगों का काम मुझे सेटिस्फाई कर पाता है तो जब तक मैं इस प्लेनेट के ऊपर मौजूद हूँ तब तक तुम्हारी जांग फैमिली कभी नहीं मरेगी। यह कहते हुए वांग लिन टर्न करता है और क्या कूल लगता है यार इस टाइम। अब यहाँ पे वांग लिन एक ही झटके में इन लोगों को माउंटेन से नीचे भेज देता है। अब यहाँ पे उसका बेटा पूछने लगता है कि फादर आखिर ये कौन है, जिस पे उसका फादर कहता है कि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं, जैसा कि सीनियर ने कहा है हमें वो करना ही होगा और हमारी पूरी फैमिली का दमखम लगा दो ताकि हम सीनियर के एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर पाए, सब कुछ लगा दो, क्योंकि ये हमारी जांग फैमिली के लिए एक ऐसा फॉर्चून है जो कि हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड है। हजारों सालों तक भी अगर हम सोचते रहे तो भी हमें ऐसा फॉर्चून कभी नहीं मिलने वाला। अब यहाँ पे वांग लिन निकालता है अपने 1 मिलियन सोल फ्लैग को, इसके अंदर से सारी सोल्स को वो बाहर निकालने लगता है
स्पेशली वो जो 4 प्राइमल सोर्स थी ना, उनको भी वो बाहर निकालता है। वांगलिन यहाँ पे अपने एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है और यहाँ अपने डिवाइन साइंस के जरिए से पूरे प्लेनेट किंगलिन पे अपने मैसेज को पहुंचा देता है कि आज से प्लेनेट किंगलिन मुझसे बिलोंग करता है और इस हैंगियन माउंटेन के 10,000 किलोमीटर के आसपास भी कोई भटकना नहीं चाहिए। अगर कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर मेरे डोमेन में एंटर करने की कोशिश करेगा तो उसे किसी भी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जब सारे लोगों को उसका मैसेज मिल जाता है ना, सब लोग उसी ओर झुक के उसे ग्रीट करते हैं। अब तभी वांगलिन यहाँ पर आसपास की धूल मिट्टी से ना अपने आसपास एक घोंसले वेल जैसा पूरा का पूरा बैरियर क्रिएट कर देता है, जो कि 10,000 किलोमीटर के आसपास के दायरे को घेर लेती है। वांगलिन यहाँ पर अपने लिए काफी कमाल की केव को भी बना लेता है। उसके अंदर जाते हुए कहने लगता है कि आज से अभी से मैं इस किंगलैंड प्लेनेट और इस फॉरबिडन लैंड यानी कि हैंगियन पीक का मास्टर हूँ। अब यहाँ पे वांगलिन बैठ के ना अपने ट्रेजर्स को चेक करता है। आफ्टर ऑल वो थंडर सेलेस्टियल रियलम जाने वाला है तो तैयारी तो पूरी करनी होगी ना। तभी वांगलिन की नजर सबसे पहले जाती है उसी सोल लैशर पे, जो कि मरने से पहले रेड बटरफ्लाई ने वांगलिन को दिया था। वांगलिन इसे काफी अच्छे से चेक करता है और बताने लगता है कि आज तक मैंने काफी सारे मैजिकल ट्रेजर्स देखे हैं, लेकिन इसके जैसा मिस्टीरियस ट्रेजर मैंने बहुत ही कम देखा है। क्योंकि जब बात ऑफेंस की आती है तो मेरे पास ऑलरेडी सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड दोनों मौजूद है और जिनका कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल का है। डिफेंस की बात करो तो मेरे पास सोल फ्लैग यानी कि 1 बिलियन सोल फ्लैग और साथ ही माउंटेन रिवर स्क्रीन भी मौजूद है और आर्या पार की लड़ाई के लिए मेरे पास सेलेस्टियल माउंटेन और साथ ही गॉड स्लेइंग वॉर कैरियर मौजूद है। लेकिन ये सोल लैशर ये बहुत ज्यादा डिफरेंट है, इतना ज्यादा कि जब मैं इसे छूता हूँ ना तो मुझे वही फीलिंग आती है जब मैंने थर्ड स्टेप की ऑरा को फॉर द फर्स्ट टाइम फील किया था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं इसे किसके साथ मिलाऊं, लेकिन वांगलिन को तभी ख्याल आता है क्योंकि उसका जो डोमेन जो कि लाइफ एंड डेथ के साथ अब कर्मा की तरफ बढ़ चुका है। वांगलिन को ख्याल आता है कि ये एक ट्रेजर के अंदर इसे कंडेंस कर सकता है, लेकिन वांगलिन इतना जानता है कि उसकी जो भी फिलहाल की स्ट्रेंथ है ना, उसके दम पर तो वो कभी भी नहीं कर सकता कि अपने डोमेन को वो एक ट्रेजर में ट्रांसफॉर्म कर ले। लेकिन वो इस लैशर के जरिए से अपने डोमेन को कैरी कर सकता है। अब वांगलिन यहाँ पे अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और साथ ही ये जो सोल लैशर है ना, इसे उसके साथ फ्यूज कराते हुए अपने डोमेन को ना वो एक वेपन का फॉर्म देता है। जहाँ वांगलिन यहाँ पे सबसे पहले अपने डोमेन को एक्टिवेट करता है और यहाँ पे उसका बस एक ही मेथड था कि जो विल है यानी कि उसके डोमेन के अंदर जो विल है और ये जो ट्रेजर है, इन दोनों को एक होने दिया जाए। अब वांगलिन यहाँ पर डोमेन को भी एक्टिवेट कर देता है, साथ ही यहाँ पे लैशर को भी आगे रख देता है। अब सब कुछ इन दोनों ने ही करना था, जैसे कि एक दाव है तो दूसरी बॉडी है और दोनों को बस आपस में फ्यूज होना है। अब वांगलिन ने जैसा सोचा था एग्जैक्टली होता भी वैसा ही है। यहाँ पे जो सोल लैशर है वो धीरे धीरे इसके डोमेन को ना जैसे अपने अंदर अब्सॉर्ब करने लगता है, यानी कि दोनों ही यहाँ पे आपस में फ्यूज हो रहे थे और वांगलिन का जो ये सोल लैशर था ये धीरे धीरे उसे जैसे जैसे अब्सॉर्ब करता जाता है ना, उसका कलर चेंज होने लगता है और बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक इसका कलर ब्लैक हो चुका था और वांगलिन का ये जो कर्मा विप है ये बनके तैयार हो चुका था। अब गाइस कहानी ऐसी तेजी से बीतने लगती है, सर्दियां गर्मियां ऐसी आती जाती रहती है और मौसम लगातार बदलता रहता है। फाइनली 5 साल बाद का सीन हम देखते हैं जहाँ प्लेनेट किंगलैंड पर जो जांग फैमिली का रेजिडेंशियल एरिया है उसका हम सीन देखते हैं और यहाँ पे काफी सारे लोगों की भीड़ जमा हुई थी और इन लोगों ने मिलजुल कर 5 सालों के अंदर जो 70% रिजेंटमेंट है इस पूरे किंगलैंड प्लेनेट की उसे जमा कर लिया था। और वो बंदा बताने लगता है कि हालांकि ये जगह बहुत बड़ी है, हम इतने कम वक्त में इतनी सारी जगहों को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हमारी जहाँ तक हद थी हम गए और बस इतना ही हम कर पाए। लेकिन यहाँ पे जो एंसेस्टर थे यानी कि जो इनके फैमिली के हेड है ना, यानी कि जांग जिनहाई, यहाँ पे इसका बेटा भी बताने लगता है कि हाँ जो ईस्ट सी आइलैंड है उसकी हालत तो सबसे ज्यादा खराब है, वहाँ पे ट्रैवल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। हालांकि यहाँ पर काफी सारे आइलैंड्स है लेकिन हम वहाँ पे नहीं जा सकते, यहाँ तक कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक उड़ के जाना ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसे कि पार कर पाना बहुत मुश्किल है। अब इसकी बात सुनकर जांग जिनहाई कहने लगता है कि और तेज करो, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, हमें बस जल्द से जल्द सारी की सारी रिसेंटमेंट को कलेक्ट करना ही होगा। वैसे भी सीनियर ने जो वक्त हमें दिया था उसमें से आधा वक्त गुजर चुका है, तुम जो 70% कह रहे हो ना वो तो 40% भी नहीं है। अगर हम लोग इतना मामूली सा टास्क नहीं कर पाए तो फिर जांग फैमिली के लिए इससे ज्यादा हम और क्या कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है हमारे पास रोज रोज ऐसे सीनियर आएंगे? अब मेरे इस मैसेज को पूरे क्लैन मेंबर तक पहुंचा दो कि दिन हो या रात हर एक क्लैन मेंबर पूरी चीज जान लगा के काम करेगा, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें हर हाल में सीनियर के इस टास्क को अंजाम देना ही होगा। ये सुनकर सभी लोगों में जोश आ जाता है। अब तो भी रात हो जाती है और यहाँ जो फॉरबिडन लैंड है हैंगियन पीक के आसपास का, यहाँ पर हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो कि लकड़हार लग रहे थे और यहाँ पे बेचारे भटक जाते हैं और डर के मारे पैनिक करते हुए इस जगह पर आ जाते हैं। और जब इन्हें एहसास होता है कि ये लोग फॉरबिडन लैंड में आ चुके हैं, इन लोगों को और ज्यादा डर लगने लगता है कि आखिर हम यहाँ पे कैसे आ गए, अब तो हमारी खैर नहीं। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ तक ये लोग देख पाते हैं बस वहाँ तक फॉग नजर आ रही थी। तभी दूसरा बंदा कहता है कि डरो मत, ऐसा भी तो हो सकता है कि बस ये जो फॉग है ये कोई डोमेन वोमेन नहीं है, ये तो बस इस माउंटेन का फॉग होगा और हमें डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं है। और तभी इन्हें किसी के पास से गुजरने की आहट फील होती है और ये और ज्यादा डर जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा बताने लगता है कि आज से कुछ साल पहले एक नैनसन सोल का एंसेस्टर जो कि ली फैमिली से बिलोंग करता था वो रातों रात गायब हो गया। कहा यह जाता है कि उसने यहाँ पर आने की गलती कर ली। इसी के साथ अब हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बंदा यहाँ पे आने की गलती कर देता है अपने लोगों के साथ,
साथ। और ये जो ली फैमिली का एंसेस्टर है वो कहने लगता है कि कौन है वो जो कि यहाँ पर आकर हमारे प्लेनेट के ऊपर दादागिरी दिखा रहा। ये कहते हुए ये सभी लोग उस फॉग के अंदर एंटर हो जाते हैं हमला करने के लिए। लेकिन भाई इनकी फिर क्या हालत होती है वो तो ये दोनों ही बताते हैं कि इवन की एक नेंसन सोल के कल्टीवेटर की बॉडी की क्या हालत हुई थी ये हम बयां तक नहीं कर सकते। कीड़े मकोड़ों की तरह से मसल दिया गया था। तो अंदाजा लगाओ हम दोनों तो मॉर्टल्स हैं, हमारे साथ क्या होगा। मुझे तो ये लगता है कि अंदर जो भूत बैठा हुआ है ना हम तो उसके खाना बनने तक के लायक नहीं। अब तभी यहाँ पर एक जायंट सा स्नेक आकर इन्हें हवा में उड़ा ले जाता है। ये लोग कहने लगते हैं कि एंसेस्टर प्लीज माफ कर दीजिए, हम यहाँ पे जानबूझ के नहीं आए। लेकिन अगले ही पल ये दोनों खुद को उस माउंटेन के बाहर पाते हैं और ये देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने एंसेस्टर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब तभी यहाँ पे वांग लिन जो कि बीते 5 साल से अपने लैशक को पूरी जी जान से नर्चर करने में लगा हुआ था, फाइनली वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। और वांग लिन कहने लगता है कि अब मैं इसे बहुत ही कैजुअली कंट्रोल कर सकता हूँ। अब वांग लिन का ये जो कार्मिक सोल लैशर है जैसे कि हम कर्मा वेब कहेंगे, ये पहले से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और वांग लिन के बस ना ऐसे इशारों पे काम करता है। और अगर डिवाइन सेंस को इसके साथ फ्यूज किया जाए तो फिर तो इसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वांग लिन इसकी ताकत को चेक करना चाहता था। इस दौरान एंट्री होती है ज़ू लिग्यू की और यहाँ उसका नवाबी अंदाज फिर से शुरू हो जाता है और वो कहता है लिटिल लिन आखिर तुम क्या कर रहे हो यार, जिंदगी तुम्हारी पूरी पड़ी हुई है और कहाँ तुम ऐसे मामूली से रस्सी के टुकड़े के साथ खेल रहे हो। अपने लॉर्ड ज़ू को देखो जो कि अब एक एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट को कैरी किए हुए है, जरा मेरी तरह बनो, मेरी तरह सोचो। अब वांग लिन ये सुन के कहता है निकल जाओ और तभी वो अपने पास से इसे बाहर निकालता है। जिसके बाद ज़ू लिग्यू कहने लगता है कि चलो अच्छा है तुम्हें अकल तो आ गई, लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम अभी भी ग्रैंडपा ज़ू से ऐसे बात कर रहे हो। हाँ ऐसे ये तमीज है तुम्हारी। ये कहते हुए ज़ू लिग्यू ना अपनी पावर को लीश करता है, कहने लगता है कि लिटिल लिन लगता है कि अब मुझे तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी, तुम बहुत ज्यादा बिगड़ गए हो। हाँ तुम अभी भी ग्रैंडपा ज़ू को इतना ज्यादा अंडर एस्टिमेट कैसे कर सकते हो। एक बात याद रखो मैं पहले वाला ज़ू लिग्यू नहीं रहा, समझे। अब ये कहते हुए ज़ू लिग्यू अपने जो स्वॉर्ड स्प्लिट फॉर्म है उसमें आने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे वांग लिन चला के अपना कर्मा विप मारता है, यानी कि कार्मिक सोल लैशर, और जैसी एक चाबुक पड़ता है ना ज़ू लिग्यू की जो सारी अकड़ थी वो निकल जाती है और वो कहने लगता है कि आखिर अभी क्या हुआ। वांग लिन कहने लगता है कि कर्मा से कोई भी नहीं बच सकता, जहाँ जहाँ इसका कॉज होगा वहाँ इफेक्ट देखने को मिलेगा और जो इफेक्ट है वो सारे कॉजेस का सोर्स भी है। अब देखो तुम्हारा मेरा मिलना एक कर्मा है, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया, ये तुम्हारा कॉज है और अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, ये कार्मिक इफेक्ट है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि वांग लिन अपने सोल लैशर के जरिए से ज़ू लिग्यू को पूरी तरीके से जकड़ देता है, इसकी सारी हवा टाइट कर देता है और यहाँ पे वो वापस से भीगी बिल्ली बनते हुए कहता है अरे मास्टर गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं नादान था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बॉडी यहाँ पे पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी, प्लीज अपने गुस्से को शांत कीजिए। अब वांग लिन का यहाँ पे कोल्ड वॉइस वाला एक मैसेज इसके लिए आता है, वो कहता है कि तुम्हारे पास जो एंशिएंट स्वॉर्ड इंटेंट है ये बस मेरी वजह से तुम्हें मिला है, तो इससे जो भी इफेक्ट होता है वो नेचुरली मुझसे बिलोंग करता है, तो यानी कि तुम मुझसे बिलोंग करते हो। अब वांग लिन का ये जो रौद्र रूप है ना, बस उसकी आंखें ही काफी होती हैं ज़ू लिग्यू का दिमाग ठिकाने करने के लिए, और वो वापस से रोते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज ये ज़ू लिग्यू पागल है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज मास्टर। मैं कैसे भूल गया कि अगर आप मुझे तब एक स्वॉर्ड स्प्लिट में रिफाइन नहीं करते, मैं तो आपकी संगत में ही रहा हूँ, मैं तो सब कुछ आपसे ही सीखा हूँ ना। मेरा मतलब मेरे जैसा नसीब किसका होगा जिसका मास्टर आप जैसा महान इंसान होगा। मैं तो बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट फील करता हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, आपने मुझे रिफाइन किया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए और इस सजा को हटा लीजिए। वांग लिन कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए वो डिसअपीयर हो जाता है और यहाँ पे ज़ू लिग्यू मनी मन खुद को ना ऐसे गालियां देता है और कहता है कि ज़ू लिग्यू बड़ा होशियार कि तुम बनता फिरता है, तो इतना इडियट कैसे हो सकता है, तू कैसे भूल सकता है कि ये कौन है। तो यहाँ पे इसके सामने होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, तो नहीं पता ये कौन है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि धीरे धीरे करके ज़ू लिग्यू की आधे से ज्यादा बॉडी पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुकी थी और वो दर्द के मारे यहाँ पे छटपटा रहा था और यहाँ वांग लिन से बस कह रहा था कि प्लीज एक आखिरी मौका दे दो मास्टर, प्लीज मैं ज़ू लिग्यू, मैंने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आप जो बोलोगे मैं आगे भी वैसा ही करता रहूंगा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पे वांग लिन से वो बिल्कुल छटपटाते हुए रहम की भीख मांग रहा था और इस दौरान वो कहता है कि प्लीज मैं वादा करता हूँ ये कोई मजाक नहीं है, सच में मैं गलत था, मुझे मेरी गलती का एहसास है। अब तभी वांग लिन ये सुनकर ना इमीडिएटली अपने कर्मा विप को रिलीज कर देता है, जिसके चलते उसकी बॉडी वापस से नॉर्मल हो जाती है और यहाँ बेचारा सामने आते साथ ही ना वांग लिन के बिल्कुल सामने गिर जाता है और अपने कर्मा विप की पावर को देखकर वांग लिन बिल्कुल ऐसे खुश हो जाता है और कहने लगता है कि हाँ इसकी पावर देख के लग रहा है कि हाँ ट्रेजर हो तो ऐसा। अब तभी यहाँ पे ज़ू लिग्यू खुद को सही सलामत देख कर ना वांग लिन के पास ना वो घुटनों के बल चल के जाता है। बस फिर क्या, यहाँ पे उसके मक्खन लगाना शुरू और वांग लिन के पैर दबाते हुए कहने लगता है कि मास्टर आप महान हो, सर्वशक्तिमान हो, आपके जैसा कोई नहीं है। अभी जो आपने पियरलेस टेक्निक का यूज किया ना, आपको क्या पता कि आपका ये सेवक आपका कितना सोचता है। आपकी तो मैं प्रैक्टिस करा रहा था, मैं देख रहा था कि अगर ऐसा कोई एरोगेंट दुश्मन आपके सामने आ जाए आप उसका क्या हाल करते हो। मैंने सब कुछ ना जानबूझ के किया है ताकि मैं देखूं कि मेरा मास्टर अपनी डिवाइन एबिलिटीज को किस हद तक यूज कर पाता है। ये कहते हुए वो वांग लिन के कंधे, सिर, पैर, हाथ हर चीज की मसाज करने लगता है और कहता है कि आपको क्या पता मैं आपके लिए कितना ज्यादा लॉयल हूँ, मैं मर के भी मिट जाऊँ ना तो भी मैं आपके स्वॉर्ड स्प्लिट बनने के लिए तैयार हूँ।
और इस बात का गवाह खुद हेवन भी है। मैं कसम खा के कह रहा हूँ मास्टर, मेरा कोई सेकंड थॉट था ही नहीं। अब ये सुनकर वांग लिन कहता है कि अब जबकि तुम बाहर आ ही चुके हो तो तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जू लिक्यू को तो अपने कानों पे यकीन नहीं होता। तभी वांग लिन कहता है कि लेकिन हाँ, तुम्हारी एक लिमिट है, 10,000 किलोमीटर से बाहर मत जाना। तुम यहाँ पर आसपास रहकर ही अपनी स्वॉर्ड इंटेंट को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। अब जू लिक्यू भाई रोने लगता है, मन में कहता है कि क्या मैं आजाद हूँ? नहीं, ये देवदास ये मुझे कभी नहीं छोड़ने वाला। हो सकता है कि शायद ये इसकी कोई ट्रिक हो ताकि ये मुझे रंगे हाथ पकड़ ले। ये एक टेस्ट है जू लिक्यू, ये एक टेस्ट है। हाँ, ये एक टेस्ट ही है और मैं इससे फेल नहीं हो सकता। अब तभी भाई इसकी सस्ती एक्टिंग शुरू हो जाती है, जहाँ ऐसे बिलक बिलक के रोता है कि आंख से एक बूंद आंसू नहीं निकलता है, लेकिन वांग लिन से लिपट लिपट के रोता है और कहता है कि मास्टर मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। मैं जू लिक्यू हूँ, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ? आप मुझे अभी के अभी कैद कर लो। मैं कहता हूँ मुझ पे सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दो, ये जो बैरियर फॉर्मेशन जो कुछ लगाना है लगा दो, मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला, मैं आपको छोड़ के नहीं जाने वाला। ये कहते हुए वो आड़ी नजर से वांग लिन के चेहरे की तरफ भी देखता है, लेकिन वांग लिन यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं देता। तो वो और एक्टिंग करता है और कहता है कि प्लीज प्लीज मास्टर, आपको क्या पता जू लिक्यू का सुकून बस आपके साथ रहने में है। प्लीज मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब वांग लिन इसे दूर पटक देता है और कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए करो। अब यहाँ पे जैसे ही सामने वाले वॉल से वो टकराता है तो वो कहता है कि देखा मुझे पता था, बड़ा आया मुझे फंसाने वाला, मैं अच्छे से जानता था कि ये एक टेस्ट है। अब वांग लिन तभी यहाँ पर अपने पास से अपने थंडर टोड और साथ ही यहाँ पे सिल्वर हॉर्न बीस्ट को भी बाहर निकालता है और ये दोनों आते साथ ही भाई दूसरे पे दे दनादन हमले पे हमला करना शुरू कर देते हैं और बीच हमले के बीच यहाँ अपना जू लिक्यू आ जाता है, जिसके चलते इसकी हालत खराब हो जाती है। अब तभी यहाँ पे दोनों एक खतरनाक सा अटैक करने के लिए जैसे ही एक दूसरे की तरफ अपना मुंह तानते हैं ना, तभी वांग लिन कहता है कि जो कोई भी यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करेगा उसे अगले 100 साल तक के लिए मैं निकलने नहीं दूंगा, यानी कि वो मेरी कैद में रहेगा। ये सुनकर दोनों ही अपना मुंह बंद कर लेते हैं और चुपचाप वहाँ बैठ जाते हैं। और जू लिक्यू देख के कहता है कि वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा, इस डेविल को अच्छे से पता है कि बीस्ट से कैसे डील किया रहा है। इस दौरान अब सभी लोग चुपचाप यहाँ आराम करते हैं और वांग लिन इन सभी को देखकर कहने लगता है कि सच में मेरी अब तक की कल्टीवेशन जर्नी में प्लेनेट किंगलैंड के ऊपर जो मैंने समय बिताया है ना, इसे मैं मेरी कल्टीवेशन जर्नी के रेयर मोमेंट ऑफ पीस के कह सकता हूँ। अब फाइनली जो 10 साल का टाइमलाइन वांग लिन ने जांग फैमिली को दिया था वो भी अब पूरा होने को आ चुका है और यहाँ उससे पहले ही जांग जिनहाई और उसका बेटा दोनों यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ उन लोगों को ऑलमोस्ट प्लेनेट का सारा जो रिसेंटमेंट था वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, जिसके चलते वांग लिन इनसे बहुत ज्यादा खुश था। और तभी वांग लिन एक पिल देते हुए कहने लगता है कि इसे अपने बेटे को दे दो और अगर उसका टैलेंट ठीक ठाक हुआ तो इसके जरिए से वो सोल फॉर्मेशन तक पहुंच सकता है, अगर उसका टैलेंट ठीक ठाक हुआ तो। जिसके चलते अब दोनों बाप बेटे उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ कहानी आगे बढ़ती है और वांग लिन बताने लगता है कि जांग जिनहाई के बाद उसका बेटा जांग यांग अब जांग फैमिली का हेड बन गया और उसके फादर के बाद वही यहाँ की सारी जिम्मेदारी संभालने लगा, यानी कि वांग लिन के लिए जो रिजनमेंट फोर्स है, जो ऑरा है, वो कलेक्ट करने का काम अब इसके कंधों पे आ चुका और अब से मेरे कमांड पर उसने यहाँ पर सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट्स को भी उगाना शुरू कर दिया। अब गाइस यहाँ से शुरू होता है असली खेला, यानी कि वांग लिन ने आखिर ये जो रिसेंटमेंट्स है ना, ये जो रिसेंटमेंट ऑरा है, इनको क्यों कलेक्ट करने को कहा था। तो वांग लिन सबसे पहले इन सारे जेट्स को बाहर निकालता है, जिससे कि उसका जो अंडरवर्ल्ड रिवर है ना वो धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब करने लगता है। और वांग लिन बताता है कि जब उसका जो अंडरवर्ल्ड रिवर है उसने इतने सारे रिसेंटमेंट ऑरास को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब किया तो इसके अंदर एक रिवर सोल क्रिएट होने लगी। अब यहाँ अंडरवर्ल्ड रिवर के अंदर जो 3 पार्ट्स थे, अंडरवर्ल्ड गेट के अलावा वो तीनों यहाँ उसके आसपास फ्लोट होने लगते हैं। और वांग लिन कहने लगता है कि हालांकि मेरे डिवाइन एबिलिटीज अभी भी वैसी की वैसी है, इनमें कोई सुधार नहीं आया। अब इस दौरान वांग लिन यहाँ पर अपने लाइफ एंड डेथ डोमेन को भी एक्टिवेट कर देता है और बताने लगता है कि लेकिन जब मैं 3rd स्टेप के उस रास्ते को कॉम्प्रिहेंड करने में लगा हुआ था, उसकी खोज में जब मैं बिल्कुल भटक सा गया था, तो इस दौरान मैंने जो कुछ भी देखा उससे मेरा जो डोमेन है ये सबकॉन्शियसनेसली ये आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे करके ये एक्सेंडेंट के मिड स्टेज के ऊपर पहुंच गया और ये अभी भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। अब तभी वांग लिन अपने पास से जितने भी उसके पास से सेलेस्टियल जेट्स थे ना वो बाहर निकालता है। साथ ही यहाँ पर जो सेलेस्टियल लिक्विड था उसमें जितनी भी बची कुछ बूंदे थी ना, उनमें से कुछ को वो वहीं पे गटक जाता है और यहाँ इन सारे जेट्स की जो एनर्जी थी उसे भी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। लेकिन सेलेस्टियल लिक्विड की जो 2 बूंदे थी ना वो यहाँ पर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है। साथ ही वांग लिन यहाँ पे उसे जितने भी अब तक सेलेस्टियल जेट्स मिले थे उनकी ऑरा भी अब्सॉर्ब करने लगता है। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और कुछ ही महीनों के अंदर वांग लिन यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू कर लेता है और चारों तरफ से स्पेशली हैंगयून पीक के आसपास से जो इंटेंस अमाउंट में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी ना, उसके चलते यहाँ पूरे वादी का पूरा नजारा ही बदल जाता है। वांग लिन अपनी आईज ओपन करता है और अब फाइनली 1 साल 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद वांग लिन का जो डोमेन जो कि धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा था वो अब इसके परफेक्शन लेवल तक पहुंच जाता है। वांग लिन खुद भी काफी ज्यादा सरप्राइज था कि इतने कम वक्त में उसका लाइफ एंड डेथ डोमेन उसके परफेक्शन लेवल तक पहुंच गया। और अब गाइस जब डोमेन का लेवल ब्रेक थ्रू होता है ना तो फिर कल्टीवेशन लेवल भी ब्रेक थ्रू होती है और वांग लिन ने यहाँ पे जितनी एनर्जीज को अब्सॉर्ब किया था इसके चलते अब वांग लिन एक्सेंडेंट के लेट स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लेता है, यानी कि 1st स्टेप के पीक पर। और वांग लिन की जो ऑरा होती है ना वही वो कमाल की होती है और वांग लिन को अपनी 1000 सालों की ये जो पूरी
की पूरी दाव कल्टीवेशन जर्नी है ना, ये उसे अपने नजरों के सामने दिखाई देती है कि प्लेनेट सुजाकू के ऊपर कैसे वो एक मॉडल हुआ करता था। फिर उसने अपनी कल्टीवेशन जर्नी की शुरुआत की और फिर क्या कुछ नहीं हुआ, रेस्ट ऑफ द स्टोरी तुम्हें पता ही है। फिर वो नेल्सन सोल पे पहुंचा, फिर सोल फॉर्मेशन, सोल ट्रांसफॉर्मेशन, फिर एक्सटेंडेंट और अब एक्सटेंडेंट के पीक यानी कि फर्स्ट स्टेप के पीक। वांगलिन को याद आता है कि एक वक्त हुआ करता था कि जब वो ज़ोक्यूज़ी की तरफ जब देखता था ना, जो कि तब एक्सटेंडेंट पे था, आज वांगलिन को वो उससे कहीं दूर नजर आता है, जो कि कभी नामुमकिन सा लगता था। वांगलिन आज उस लिमिट को क्रॉस करके आगे निकल चुका है। अब वांगलिन खुद को फील करने की कोशिश कर रहा था कि जब फर्स्ट स्टेप के एंड पे हम पहुंच जाते हैं तो कैसा लगता है, लेकिन इस वक्त वांगलिन का कंसर्न था कि उसे हर हाल में थंडर सेलेस्टियल रियलम जाना होगा, जैसे कि ओपन होने में बस 3 महीने बचे हैं। और वांगलिन अब इसी सफर के लिए रवाना हो जाता है और हमें 15 दिन बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ वांगलिन अपने उसी बीच के ऊपर सवार होकर यहाँ से जा रहा था ना, तो इस दौरान उसे ख्याल आता है कि मुझे जल्द से जल्द एक थंडर कल्ड्रन की जरूरत पड़ेगी, तभी मैं जा सकता हूँ। हालांकि मैं शेंगंगू से मांग सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इसे मांगा तो शायद वो मेरी स्ट्रेंथ के आर पार देख ले, उसे शायद पता चल जाए कि मैं कोई थंडर मैसेंजर नहीं हूँ। इसका मतलब इस काम में बहुत खतरा है और ये खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। लेकिन शेंगंगू के अकॉर्डिंग जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल है, जो पावरफुल फैमिलीज होती है ना, उनको एक से ज्यादा थंडर कल्ड्रन्स देती है, और ये एग्जैक्टली वही वक्त है जब पावरफुल फैमिलीज अपने अपने थंडर कल्ड्रन को रिसीव करते हुए सीधा घर की ओर रवाना हो रही होगी। हाँ जी, तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। जो मास्टर दूतियान है ना, उनकी कही बात को ना वांगलिन बहुत ही अच्छे से प्रॉपर फॉलो करा है, चाहे कुछ फॉलो करे ना करे, भाई जो जरूरत है बस लूट लो। अब तभी हमें ऑल हेवन के सातों डोमेन के पास मौजूद एक प्लेनेट जिसका नाम शेंगटान है, उसका सीन दिखाया जाता है। ये कोई वैसा खास प्लेनेट नहीं था, लेकिन ठीक ठाक था। और तभी एक बंदा जिसका नाम जांग ज़ेन है, जो कि जांग फैमिली का एंसेस्टर है और इल्यूशनरी यिन पे है, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ से गुजर रहा था, उस कल्ड्रन को हासिल करके सडनली इसके सामने वांगलिन प्रकट होता है। और जैसा कि तुमने अब तक की कहानी में जान लिया होगा कि पूरे ऑल हेवन में ये जो थंडर बीस्ट होते हैं, ये सिर्फ थंडर मैसेंजर के पास होते हैं। अब वांगलिन के बीस्ट को देखकर ये लोग इसे मैसेंजर समझते हैं और वो बंदा पूछने लगता है कि बताइए मैसेंजर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वांगलिन देख के हैरान था कि ये बंदा तो इल्यूशनरी यिन लेवल पे है, तो आखिर इस बंदे को ये फर्नेस कैसे मिल गया? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि शेंगेंगू की जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत साबित हुई। वांगलिन उससे पूछने लगता है कि तुम लोग थंडर कल्ड्रन के साथ वापस आ रहे हो ना, जिस पे वो बंदा हाँ में जवाब देता है और कहता है कि क्या आपके कोई ऑर्डर्स हैं। वांगलिन उसे क्लियर कट बोल देता है कि मुझे एक कल्ड्रन चाहिए, जो सुनकर भाई सबके होश उड़ जाते हैं। और तभी यहाँ पे ये जो बंदा था ना, ये जोर शोर से हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। अब ये सुनकर सब हैरान थे कि आखिर एंसेस्टर हंस क्यों रहे। तभी वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें पता है, जब मैं थंडर सेलेस्टियल टेम्पल गया था इस चीज को हासिल करने के लिए, तो आते वक्त मैंने बहुत सी कहानियां सुनी एक ऐसे फेक मैसेंजर के बारे में जो कि 1 नंबर का पागल है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई फेक रूमर होगा, लेकिन अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारी बात सुन रहा हूँ तो मुझे पता चल गया कि ये कहानी सच है और तुम ही वो इम्पोस्टर हो। जो सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये कमाल का ब्रेकडाउन वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो तुम्हें कैसी लगी गाइस, कमेंट में जरूर बताना। अब नेक्स्ट एपिसोड से भाई बहुत मजा आएगा, बिकॉज़ जिन लोगों ने भी नॉवल रीड करके रखा है उन्हें पता है यार थंडर सेलेस्टियल रियलम आर्क कितना कमाल का है, मतलब इससे बेस्ट आर्क हो ही नहीं सकता। अगर तुम रेनेगेड इमॉर्टल के फैन हो तो भाई ये तुम्हारे लिए पीक होने वाला है। तो मेक श्योर कि गाइस वीडियो को तुम ज्यादा से ज्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।